चलिए आज से हम शुरू करते हैं मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब इसमें कितने टॉपिक हैं? इंसुलेटर हो गया, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हो गया, कोरोना हो गया, शैग हो गया, टाइप ऑफ कंडक्टर हो गया, टाइप्स ऑफ सपोर्ट या टावर हो गया। पहले हम इंसुलेटर देखते हैं, चलिए ध्यान से। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर्स यह चालक व अर्थ के बीच इंसुलेटर या इंसुलेशन प्रदान करता है, मतलब इसमें करंट के फ्लो को रोकता है। इंसुलेटर क्या करेगा? चालक व अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रदान करता है। यह पोर्सिलीन चीनी मिट्टी का बना होता है या पोर्सिलीन को फेल्ड्सपार या कैओलिन व क्वार्ट्ज के मिक्स्ड से बनाया जाता है, या ये इन तीनों को मिक्स करके बनाया जाता है। अब देखिए इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है सस्पेंशन टाइप या उसको बोलते हैं डिस्क इंसुलेटर, दोनों होता है, सस्पेंशन टाइप या डिस्क टाइप। दूसरा तो आपका स्ट्रैंड टाइप होता है। तीसरा आपका साइकिल या साइक्ले टाइप होता है, साइकिल या साइक्ले टाइप होता है। चौथा आपका पिन टाइप हो गया। पांचवा आपका पोस्ट टाइप हो गया। छठवां स्टे या एग टाइप बोलते हैं, स्टे या एग टाइप बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए सस्पेंशन इंसुलेटर, ये डायग्राम बना हुआ है, दो पोल है, क्रॉस लिंक है, देखिए यहाँ पर जोड़ा गया है। अब देखिए यह तीन प्रकार के सस्पेंशन इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। हॉलेट या इंटरलिंकिंग, दूसरा सीमेंटेड कैप टाइप, तीसरा कैप या लिंक टाइप। अब देखिए इसमें प्रत्येक डिस्क 11 किलो वोल्ट मतलब 11,000 वोल्ट या वोल्टेज के लिए बनाई जाती है। इसका जो बनाया मतलब सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इसलिए बनाया जाता है ताकि ये 11,000 वोल्ट मतलब सह सके। अब देखिए एक 3 फेज 440 किलो वोल्ट और 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन लाइन में कितने डिस्क की आवश्यकता होती है? तो देखिए पहले फेज वोल्टेज जितना है उसको √3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो फेज वोल्टेज 400 अपॉन √3, ये आएगा आपका 254.33। अब देखिए डिस्क की संख्या कितनी है, तो आप फेज वोल्टेज में 11 से डिवाइड कर देंगे हमेशा, आपका आ जाएगा कितना आएगा? डिस्क की संख्या 24 आएगा। अब यहाँ एक देखिए, यहाँ स्ट्रिंग लड़ी दक्षता का फार्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है। स्ट्रिंग लड़ी की दक्षता यानी स्ट्रिंग दक्षता या लड़ी की दक्षता, स्ट्रिंग में कुल वोल्टेज अपॉन डिस्क की संख्या, स्ट्रिंग में कुल वोल्टेज अपॉन डिस्क की संख्या गुणे चालक के पास वाली डिस्क में वोल्टेज। अब देखिए कितना सही है, चालक के पास वाली डिस्क में वोल्टेज भी चाहिए। पहला स्ट्रिंग दक्षता इक्वल टू होता है स्ट्रिंग में कुल वोल्टेज, मतलब स्ट्रिंग में जो भी है कुल वोल्टेज अपॉन डिस्क की संख्या गुणे चालक के पास वाली डिस्क में वोल्टेज। अब यहाँ देखिए यहाँ भी इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए 1 2 3 डिस्क लगा हुआ है। यहाँ सेल्फ कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको, भी हो गया डिस्टेंस। और देखिए ये C1 C2 C और डिस्टेंस कितना इनके V/3 भी वोल्टेज को डिवाइड किया गया प्रत्येक कैपेसिटेंस में। अब देखिए डिस्क में लड़ी दक्षता कितनी होगी? 100%। अगर देखिए N है, टोटल कितना वोल्टेज हो रहा है, कितना हो रहा है? V/3 और V/3 आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, एक में इफिशिएंसी 100%। जब सभी डिस्क में बराबर वोल्टेज होता है या बराबर धारा बहती है तो लड़ी की दक्षता 100% होती है। स्ट्रिंग की दक्षता कितनी होगी? 100% होगी जब सभी, देखिए V/3 तो कुल वोल्टेज में जब इसको डिवाइड करेंगे और उसका वो भी, तो 100% वोल्टेज मिल रहा है। तो जब कि सभी डिस्क में बराबर वोल्टेज होगा, देखिए बराबर वोल्टेज है ना, V3 है, V/3 है सारे में, तो इसकी इफिशिएंसी क्या होगी? 100% होगी। शंट कैपेसिटेंस यह डिस्क को बांधने वाले तार व टावर के बीच में होता है। जो देखिए शंट, इसमें दो तरह का कैपेसिटेंस लगा होता है, एक सेल्फ कैपेसिटेंट होता है और एक शंट कैपेसिटेंस। जो शंट कैपेसिटेंस होता है यह डिस्क को बांधने वाले तार, जो डिस्क को बांधने वाले तार, ये वाला तार और टावर के बीच में लगा रहता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं।
शंट कैपेसिटेंस देखिए यहाँ दिखाया गया है ना, C1 C2 ये लगा हुआ है, ये टावर, ये सेल्फ कैपेसिटेंस यहाँ लगा है, C1 C V1 V2 V3। अब देखिए चालक के पास वाली डिस्क में, चालक के पास वाली डिस्क में सबसे अधिक धारा व वोल्टेज होती है। जैसे C वाला है ना, देखिए ये चालक है, ये I1 I2 I3 ये धारा करंट बह रही है, तो ये लास्ट वाला जो है ये वाला, ये चालक है। इसके देखिए चालक के पास वाली डिस्क में अधिक वोल्टेज और धारा I और V आपका क्या होंगे, सबसे अधिक होंगे, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है V3 अधिक है, V2 फिर अधिक है, V1 सबसे कम है, यानी सबसे पास V3 है, इसलिए इसका वोल्टेज सबसे अधिक होगा, फिर V2 का होगा, फिर V1 का होगा। इसी तरह आपका देखिए K = C1/C2 शंट कैपेसिटेंस बोलेंगे, इसको सेल्फ कैपेसिटेंस बोलेंगे। के क्या है, कैपेसिटेंस रेशियो है, तो शंट कैपेसिटेंस अपॉन सेल्फ कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस रेशियो होती है। इधर आइए देख लेते हैं। 2 डिस्क इंसुलेटर का एनालाइजिंग। अब देखिए यहाँ 2 ही है, C है, V1 V2 दिया है, V, तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज किस में होगा, V2 में होगा, क्योंकि ये क्या है, चालक के पास सबसे पास है। और टोटल क्या होगा, V = V1 + V2। अब देखिए V1 निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, V2 अपॉन ये फॉर्मूला, सॉरी ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला V1 = V2/1 + K = V/2 + K। इसमें V2 ज़्यादा है V1 से। V1 = फॉर्मूला याद रखिएगा, V2/1 + K = V+2 + K। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक। अब देखिए क्वेश्चन, 2 डिस्क इंसुलेटर को कुल लाइन वोल्टेज 25 किलोवोल्ट है तथा शंट कैपेसिटेंस व सेल्फ कैपेसिटेंस का अनुपात 1:11 है। तो डिस्क में वोल्टेज ज्ञात कीजिए और लड़ी की दक्षता ज्ञात कीजिए। तो भी तो पता चल जाएगा, 25 वोल्टेज अपॉन वो करते हैं 25 अपॉन क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो देखिए 14.45 आया। इसी तरह V2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ से फार्मूला निकाल लेंगे, V2 = V1 × 1 + K हो जाएगा, यहाँ से V2 निकल जाएगा। अब देखिए V1 = V/2 + K, यहाँ से आपका V1 निकल जाएगा, सारा निकल गया। लड़ी की दक्षता टोटल क्या हो जाएगा, कुल वोल्टेज अपॉन पास वाली चालक की इंटू चालक की वोल्टेज इंटू चालक के क्या होता है, कुल दक्षता। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रिंग की लड़ी की दक्षता = स्ट्रिंग में कुल वोल्टेज अपॉन डिस्क की संख्या इंटू चालक के पास वाली डिस्क में वोल्टेज। यहाँ देखिए, अब देखिए 3 डिस्क इंसुलेटर का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए ये C1 C1 है, I करंट बना, I2 C और देखिए V1 V2 V3। K = C1/C हो जाएगा, V2 सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि चालक के पास है। अब V2 हो गया, V1 हो गया, सबसे कम V1 में। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, V1 = V2/1 + K, फिर इक्वल टू हो जाएगा V3 = 1 + 3K + K² V/3 + 4K + K²। इस तरह यहाँ 3 डिस्क इंसुलेटर का एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लड़ी की दक्षता बढ़ाने की विधियाँ। तो देखिए लॉन्ग क्रॉस आर्म लगाने से शंट कैपेसिटेंस कम हो जाता है और लड़ी की दक्षता बढ़ जाती है। लॉन्ग क्रॉस आर्म लगाएंगे तो क्या होगा, शंट कैपेसिटेंस कम हो जाता है और लड़ी की दक्षता बढ़ जाती है। अब देखिए ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर, चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए C1 C2 इधर लगा हुआ है, C1 C2 C3 इधर लगा हुआ है, ये CC होगा, C1 C2 C3
C2 C1, ठीक है। V1 V2 V3, वोल्टेज सबसे पास वाली में, चालक के पास वाली में वोल्टेज ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा, तो V3 सबसे ज़्यादा होगा, V2 उससे ज़्यादा, V2 सबसे कम, V1 हो जाएगा। इसी तरह C1 सबसे ज़्यादा, C1 C3 सबसे ज़्यादा, C1 सबसे कम। इस विधि में डिस्क को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि चालक के पास वाली डिस्क में कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा हो तथा दूर वाली डिस्क में कैपेसिटेंस सबसे कम हो। मतलब इसका हम जब बनाएंगे, इसी को ग्रेडिंग कहते हैं। ग्रेडिंग में क्या करेंगे, ये ध्यान देंगे कि सबसे चालक के सबसे पास जो होगा, सबसे पास, ठीक है, जो डिस्क होगी उसकी कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा होगी, और दूर वाली डिस्क में कैपेसिटेंस क्या होगी, सबसे कम होगी। इस बात का ध्यान देना। तो दूर वाली डिस्क का कैपेसिटेंस सबसे कम, पास वाली, चालक के पास वाली डिस्क का कैपेसिटेंस सबसे अधिक होगा। तो यह ध्यान दीजिएगा। बाय यूजिंग द गॉर्डिंग रिंग स्टैटिक शिल्डिंग, यहाँ देखिए बना हुआ है, गॉर्डिंग रिंग बना हुआ है, ऐसे करके देखिए C1 C2 इधर लगा है, C इधर लगा हुआ है, C1 डैश C2 डैश, ऐसे करके फिर थोड़ा रेडियस टाइप में, रिंग टाइप में बना के कैपेसिटेंस लगा दिया जाता है। इसी को गॉर्डिंग रिंग बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, पहला तो हम लोग पढ़ लिए सस्पेंशन इंसुलेटर। अब पढ़ेंगे दूसरा, स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन, ठीक है, यह भी डिस्क इंसुलेटर के जैसा बना होता है। इसे क्षैतिज अवस्था में लगाते हैं। यह किस तरह बना होता है, एकदम सेम टू सेम, मतलब लगभग इंसुलेटर के जैसा ही होता है। इसे क्षैतिज अवस्था में लगाते हैं। इस लाइन की दिशा बदलने के लिए, इससे लाइन की दिशा बदलने के लिए व लाइन की समाप्ति पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब इससे लाइन की दिशा बदल सकते हैं हम, और लाइन की समाप्ति पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बनाया हुआ है, देखिए इस तरह, इसको स्ट्रेन, यहाँ देखिए इस तरह यहाँ बनाया गया है, जंपर इसको बोलेंगे। ये 90 डिग्री पे है। ये यहाँ देखिए, यह 11 किलो वोल्ट से, 11,000 किलो वोल्ट से ज़्यादा पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब सस्पेंशन मतलब 11,000 तक इस्तेमाल करें, 11,000 से ज़्यादा पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करेंगे। इसमें इससे क्या क्या होता है, लाइन की दिशा बदलने के लिए और लाइन की समाप्ति पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, साइकिल टाइप इंसुलेटर। साइकिल टाइप या साइक्ले टाइप इंसुलेटर, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, डायग्राम में देखिए छोटा सा बना हुआ है। अब देखिए यह 11 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट यानी 11,000 वोल्ट से कम पर लाइन की दिशा बदलने में व लाइन की समाप्ति पर इस्तेमाल की जाती है। देखिए एक 11,000 पे था, दूसरा 11,000 पे अधिक था, और साइकिल क्या है, 11,000 से कम लाइन की दिशा बदलने व लाइन की समाप्ति पर इसको इस्तेमाल करेंगे। और अगर वही आपका स्ट्रेन वाला कब इस्तेमाल करेंगे, 11,000 से अधिक पर इस्तेमाल करेंगे। चलिए, पिन टाइप इंसुलेटर, यह ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इस्तेमाल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन सा इस्तेमाल करेंगे, पिन टाइप इंसुलेटर इस्तेमाल करेंगे। यह अधिक 33 किलो वोल्ट तक यूज किया जा सकता है। यह अधिकतम कहाँ तक यूज कर सकते हैं, अधिकतम हम इसको 33,000 किलो वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। लीकेज धारा क्या होता है, इसको लीकेज धारा देखिए यहाँ दिखाया गया डायग्राम में, लीकेज धारा। अब देखिए फ्लैश ओवर वोल्टेज, इस वोल्टेज पर वोल्टेज पर इंसुलेटर अपनी कुचालक वाली विशेषताओं को खोना शुरू कर देता है। मतलब क्या करेगा इंसुलेटर, कुचालक वाली विशेषता को क्या करेगा, ये खोना शुरू कर देता है फ्लैश ओवर वोल्टेज में, ठीक है, या लीकेज धारा। फ्लैश ओवर वोल्टेज एक बार देख लिए, इस वोल्टेज पर इंसुलेटर अपनी कुचालक वाली विशेषताओं को खोना शुरू कर देता है। कुचालक वाली विशेषताओं को खोना शुरू कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पंचर वोल्टेज क्या होता है, पंचर PUNCTURE वोल्टेज क्या होता है, यह वोल्टेज जिस पर इंसुलेटर पूरी तरह से अपनी कुचालक वाली विशेषता खो देता है वह पंचर वोल्टेज कहलाता है। देखिए क्या बोल रहा है, ये जो इंसुलेटर होगा, यह वोल्टेज मतलब वह वोल्टेज ये होगा, जो इंसुलेटर जो होगा
वो अपनी कुचालक वाली विशेषता जो उसका गुण होगा उसको खो देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पंचर वोल्टेज बोलेंगे, मतलब पंचर हो जाएगा। सेफ्टी फैक्टर लगभग 10 होना चाहिए, पंचर वोल्टेज 10 होता है। सेफ्टी फैक्टर पंच वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज, फ्लैश ओवर वोल्टेज, पंचर वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज, इसको बोलेंगे सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर टू हो जाएगा पंचर वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज। पोस्ट टाइप इंसुलेटर क्या होता है, यह पिन टाइप इंसुलेटर के जैसा ही होता है। इसमें अतिरिक्त यूनिट को जोड़ने की सुविधा भी होती है, इसमें अतिरिक्त यूनिट हम जोड़ सकते हैं पोस्ट टाइप इंसुलेटर में। इसे आइसोलेटर में तथा स्विच गियर में तथा ब्रशिंग में बस बार में यूज करते हैं, ब्रशिंग में बस बार में यूज करते हैं। इसे कहाँ कहीं इंसुलेटर में यूज करते हैं, स्विच गियर में यूज करते हैं, ब्रशिंग में बस बार में यूज करते हैं। अब देखो स्टे इंसुलेटर, देखिए स्टे या इसको बोलते हैं एग इंसुलेटर। यहाँ देखिए वायर है, बांध दिया गया है, स्टे इंसुलेटर यहाँ बांध के ज़मीन में वो कर दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली यह 30 डिग्री के आसपास रहता है। मतलब इसको बोला गया, मतलब प्रैक्टिकली ये 30 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन ये क्या है, पोल से कितने डिग्री पर, 45 डिग्री, 3 मीटर से ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं। जहाँ लाइन, देखिए लाइन में समाप्ति ये होती, एक मिनट, देखिए जहाँ लाइन में समाप्ति होती है, जहाँ लाइन में समाप्ति होती है वहाँ पर पोल पर तार एक और खींचा जाता है। देखे होंगे आप, पोल लगा होगा, एक तरफ तार खींचा होगा जहाँ लाइन समाप्त हो जाती है। इसलिए पोल को सपोर्ट देने के लिए, मगर देखिए जहाँ लाइन समाप्त हो जाएगी वहाँ पर पोल पर तार एक और खींचा रहता है, इसलिए पोल को सपोर्ट देने के लिए दूसरी ओर एक तार बांधकर संतुलित किया जाता है। इसी तार को स्टे तार कहते हैं। तो जो पुलवा पे नीचे एक गुट्ठो लटका रहता है ना ऐसे तिरछा में, मान लीजिए लाइन समाप्त हो गई तो पोल को सपोर्ट देने के लिए एक पतला सा तार जमीन में गाड़ के रखते हैं, उसी को स्टे तार बोलते हैं, स्टे वायर बोलते हैं। ठीक है, अच्छे इंसुलेटर की विशेषता क्या क्या है, 3 होनी चाहिए। उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस उसकी होनी चाहिए। उच्च यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल पावर उसकी क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उच्च रिलेटिव परमिटिविटी होनी चाहिए। तो कि सारा उच्च होना चाहिए, क्या क्या, प्रतिरोध, यांत्रिक शक्ति और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और रिलेटिव परमिटिविटी। स्टैक देखिए आप दिखाया गया, स्टेज सपोर्ट लेवल ये है देखिए, और उन दोनों के बीच में गैप है, उसी को स्टैक बोलते हैं। मतलब देखिए पहले एक सपोर्ट बनाएंगे, 2 वायर है, यहाँ देखिए एक भवन है, उसके ऊपर H3 डिस्टेंस है और भवन की डिस्टेंस H1 है, तो H2 कितना हो जाएगा, H1 + H3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए स्टैक दिखाया गया, पृथ्वी से तार के न्यूनतम बिंदु, ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस बिंदु के बीच की दूरी, ये देखिए दिखाया गया ना, इन दोनों के बीच की दूरी। अब देखिए ऑब्जेक्ट नीचे है, पेड़ या मकान कुछ भी हो सकता है, नीचे अर्थ हो जाएगा। सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में, इन दोनों के बीच में छोटा सा डिस्टेंस दिखा रहा है, उसी को सैग बोलते हैं। अब देखिए सैग क्या होता है, तार के न्यूनतम बिंदु तथा सपोर्ट लेवल के बीच की दूरी को, यहाँ देखिए सैग दिखाया गया ना, तार के न्यूनतम बिंदु तथा सपोर्ट लेवल के बीच की दूरी को सैग कहते हैं। देखिए तनाव टेंशन हो गया, सैग केजी, ठीक है, सैग पूछता है तार के न्यूनतम बिंदु तथा सपोर्ट लेवल की, न्यूनतम मतलब लटका रहता है ना जो, वो न्यूनतम बिंदु और जहाँ जहाँ सपोर्ट बधा रहता है उन दोनों के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, सैग बोलते हैं, सैग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2 पोलो स्पैन बोलते हैं, यहाँ देखिए तार लटका हुआ है, दोनों सैग, इन दोनों के बीच की दूरी है जहाँ सपोर्ट और इन दोनों की जहाँ एकदम ज़्यादा लटका हुआ है। सैग निकालने का WL²/80 इसको मीटर में दिखाते हैं। W क्या है, वेट है, T क्या है, टेंशन है। और देखिए सबसे ज़्यादा सैग कब होता है, सबसे ज़्यादा आपका गर्मी के दिनों में सैग सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम ठंडी के दिनों में होगा। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो टेंशन क्या होगा, टेंशन घटेगा, लेकिन सैग क्या होगा, बढ़ेगा। टेंशन कम होगा और
सैक बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सैक क्या होगा, बढ़ेगा। स्ट्रिंग चार्ट है ये। अब देखिए सैक टेम्पलेट क्या होता है, अलग अलग सपोर्ट लेवल के लिए इसका यूज करते हैं। देखिए इस विधि में लाइन बनाने से पहले सैक का अंदाजा लगाया जाता है। सैक टेम्पलेट में क्या होगा, टेम्पलेट में इस विधि में लाइन बनाने से पहले, मतलब इस विधि में लाइन बनाने से पहले क्या बोलते हैं, सैक का अंदाजा लगाता है, उसको सैक टेम्पलेट बोलते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में हवा का प्रभाव हॉरिजॉन्टल दिशा में होता है। ट्रांसमिशन लाइन में हवा का प्रभाव किधर होता है, हॉरिजॉन्टल दिशा में होता है। तथा बर्फ का प्रभाव ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दिशा में होता है। तार पर बर्फ गिरने से सैक बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, तार पर बर्फ गिरेगा तो क्या होगा, सैक बढ़ जाएगा। ठीक है, फार्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टॉपिक देखते रहिएगा।